Good morning, students. In my previous class, I was discuss about the literary sources of Indian history, Indian medieval history. But now I am going to discuss about the archaeological sources of the medieval history. So, archaeological sources. Apart from the literary sources, the archaeological sources are of immense value in the reconstruction of the social, cultural, and political history of medieval Indian history. लिटरेरी सोर्सेज के अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं जो हमारी मदद करते हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि वो सोर्सेज जो हमें खुदाइयों में मिलते हैं। कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड आर वेरिएबल सोर्स फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग डेट्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। कॉइन्स जो होते हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा एक वैल्यूएबल सोर्स हैं जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स की डेट्स को रिकन्स्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं, क्योंकि कॉइन्स पर अक्सर डेट और राजा का नाम लिखा होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कॉइन्स किस दौर में इनको बनाया गया था, किस दौर में ये कॉइन चलते थे और राजा कौन थे। इसके अलावा कॉइन से हमें उस वक्त की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी पता चलता है कि उस वक्त की इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी थी। कॉइन्स के अलावा मोनूमेंट्स और पेंटिंग्स भी होती हैं जो हमारी मदद करते हैं हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। मोनूमेंट्स और जो पेंटिंग्स होती हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स का काम करती हैं, क्योंकि पेंटिंग्स जो होती हैं वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स के हिसाब से बनाई जाती हैं, तो पेंटिंग अपने उस दौर को, उस पीरियड को दर्शाती हैं। लेकिन जो मोनूमेंट्स होते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि ये मोनूमेंट किस दौर में बनाया गया था और वह उस वक्त किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी, इंजीनियरिंग स्किल्स किस तरह की यूज़ की गई थी इस मोनूमेंट्स को, इस बिल्डिंग को बनाने में। आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा यूज़ किया गया था, क्योंकि हिंदुस्तान में हम ये देखते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल को यूज़ किया गया है इन मेकिंग द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। इसके अलावा जो भी ये मोनूमेंट्स होते हैं उनकी वॉल्स वगैरह पर बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस लिखी होती हैं जो हमें उस वक्त के लोगों की जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उनका रहना सहना, पहनना ओढ़ना, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड द पॉलिटिकल ग्रुप। 700 से 1750 CE के दरमियान बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये एक ऐसा देश है जिसके बारे में ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि हिंदुस्तान में ख़जाने की कमी नहीं थी। यहाँ पर बेइंतहा बेशुमार ख़जाने मौजूद थे और यही वजह थी हिंदुस्तान की ख़जाने और दौलत ही थी जिसने दूसरे देशों से लोगों को अट्रैक्ट किया। जो मुस्लिम इन्वेडर शुरू में हिंदुस्तान आए उनमें महमूद अफ़ग़नी और मोहम्मद गौरी का नाम सबसे पहले आता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक जंग हुई थी, एक युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान एक इंडियन रूलर थे और ये चेमेन्ना डायनेस्टी के रूलर थे जिनकी हुकूमत दिल्ली और अजमेर में थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो जंग हुई थी, उस जंग में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन बाद में फिर एक और जंग हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से, और उसके बाद मोहम्मद गौरी के ग़ुलाम ने हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद डाल दी थी और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत कायम हो गई थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत का भी ख़ात्मा हुआ। दिल्ली सल्तनत का ख़ात्मा किया था मुग़लों ने, और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके यहाँ पर मुग़ल एम्पायर की बुनियाद डाली। वाइल दीज पीपल कम फ्राम द बियॉन्ड द फ्रंटियर ऑफ इंडिया, तो ये जो लोग थे, जबकि ये लोग जो हिंदुस्तान आ रहे थे वो हिंदुस्तान में अपनी जगह जगह हुकूमतें कायम कर रहे थे। इनके अलावा बहुत सारे नए रूलर्स थे जो इंडियन बॉर्डर में उभर कर सामने आ रहे थे। जब हम नए ग्रुप सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप की बात करते हैं तो उनमें राजपूत हैं, सिख हैं, मराठास हैं, अहम, जाट्स और केश्तियाज हैं। ये वो लोग हैं जो नए लोग जगह जगह नए रूलर्स उभर कर सामने आ रहे थे और अपनी छोटी छोटी स्मॉल किंगडम्स को इस्टेब्लिश करके उन पर हुकूमत कर रहे थे। इकोनॉमिक चेंजेस, खेती बाड़ी से बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया इकोनॉमी में। और खेती बाड़ी की करने के लिए जो फॉरेस्ट एरिया था उसको साफ़ किया जाने लगे। जो फॉरेस्ट डेवलपर्स थे उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया था जंगलों से उन एरियाज़ की तरफ जहाँ पर वो खेती बाड़ी कर सकें। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने शुरू कर दी थी टिलिंग द सॉइल, मिट्टी को खेती के लिए तैयार करने का काम शुरू हो गया था।
और खेती बाड़ी की वजह से एग्रीकल्चर की वजह से रीजनल मार्केट्स, चीफ्टेंस, रूलर्स, रिलीजन इन्फ्लुएंसर, ये सब किनको सबसे ज़्यादा कौन इन्फ्लुएंस हो रहे थे? पीजेंट्स। दे बिकम अ लार्ज पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। जो पीजेंट्स होते हैं वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं और उनके ऊपर टैक्स पे करने का बोझ होता है। ये गुड्स और सर्विसेज करते थे किन के लिए? जो लोकल लॉर्ड्स होते थे उनके लिए चीज़ें और उनकी खिदमत वगैरह ये सारे काम कौन करते थे? पीजेंट्स। कुछ पीजेंट्स काफ़ी रिच होते थे, मालदार होते थे और कुछ गरीब होते थे। उसमें ज़्यादातर पीजेंट्स क्लास में ज़्यादातर लोग जो होते थे वो आर्टिसंस और फार्मर्स होते थे। खेती बाड़ी में खेती और फसल को अच्छी तरह से फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल की जा सके, इसके लिए बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा खेती बाड़ी में। खेती बाड़ी में बेटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का मतलब ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल की जा सके। तो इरिगेशन में इस्तेमाल किया गया पर्शियन व्हील। फसल को पानी देने के लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किया जाने लगा। कपड़ा बुनने के लिए स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाने लगा। स्पिनिंग व्हील की मदद से कपड़ा बुनने में आसानी काफ़ी हो गई थी। तो ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसका इस्तेमाल करके काम को आसान किया जा रहा था। खेती बाड़ी में पर्शियन व्हील, कपड़ा बुनने के लिए स्पिनिंग व्हील, कॉम्बैट में फेयर आर्म्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। लिखने के लिए पेपर इंट्रोड्यूस हो चुका था और पेपर इंट्रोड्यूस जब हो गया था उसके बाद तो एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि एक नक्शा ही चेंज हो गया था दुनिया का। नए नए फूड आइटम्स और बेवरेजेस थे, जैसे कि बेवरेजेस में क्या क्या आ जाते हैं? पोटैटोज़ है, कॉर्न है, चिलीज़ है, टी, कॉफ़ी है, ये हिंदुस्तान पहुँचने लगे। अलॉन्ग विद द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के लोग थे जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हिंदुस्तान आ रहे थे। यानी कि हिंदुस्तान को दुनिया के तमाम देश किस तरह एक व्यापार मंडी की नज़र से देखने लगे और तमाम देशों ने हिंदुस्तान का रुख करना शुरू कर दिया ताकि वो यहाँ से अपने जो भी व्यापारी संबंध है उनको बढ़ा सकें और यहाँ पर आकर वो अपने माल को प्रोडक्ट कर सकें और यहाँ से सामान को ले जाकर अपने देशों में बेच सकें। तो इस तरह से दुनिया के दूसरे देश भी हिंदुस्तान की तरफ आने लगे। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन दूंगी मैं आपको होमवर्क में, वो आपको होमवर्क कॉपी पर करने हैं, जो मैंने आपकी एक पतली सी 100 पेजेस की कॉपी बनवाई है। तो घर पर रहें, सेफ़ रहें, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछें और काम डेली करें। जो क्वेश्चंस आपको दूँ उनको अच्छे से कर लीजिएगा। जो भी मैं होमवर्क दूँ आपको वो आपको अच्छे से करना है। थैंक यू वेरी मच।